विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। आज के चैप्टर धातु और अधातु पर से रिलेटेड है। आपने पिछली अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा। कक्षा 9 में मैंने पढ़ाया है कि धातु और अधातु को क्या उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। धातु क्या होते हैं, आइए जानते हैं। धातु को उसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उसको आसानी से पहचान सकते हैं। उसका अध्ययन करके उसको आसानी से बता सकते हैं कि यह धातु है। धातु क्या होता है, चमकदार होता है, कठोर होता है और उसमें तन्यता के गुण होते हैं और विद्युत का सुचालक होता है, धातु कहलाता है। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह जो होती है चमकदार होती है। धातु को इस जो यह गुण है उसको क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। उसके इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता, आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या आघात वर्ध्यता की सबसे आघात मतलब होता है पीटना, वर्ध्यता मतलब तो फैलाव, तो उसे पीट कर फैलाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा आप क्या जानते हैं, मतलब क्या होता है, सोना और चांदी जो होता है सबसे ज़्यादा फैल सकते हैं। और सोने क्या होता है, 1 ग्राम सोने को यदि हम उसका आघात वर्ध्यता करेंगे, 1 ग्राम सोना जो होता है उसको पीट के फिर उसको तन्यता के गुण में ले जाएंगे, उसे तानेंगे, तार की तरह बनाएंगे तो लगभग 3 किलोमीटर तार बन जाएगी 1 ग्राम में। नेक्स्ट है तन्यता। धातु कोई भी पतला तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं। मतलब कोई चीज़ है वो था आघात वर्धनीय था, अब उसे तार के रूप में जब करेंगे तो तन्यता हो जाएगी। कितना तन्यता है, तन्यता मतलब कितना फैलता है, वो भी तार के रूप में उसे तन्यता कहा जाता है उस धातु का। और सोने का सबसे अधिक तन्यता है। 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोने को यदि तानेंगे तार की तरह तानेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर तक जा सकता है, 2 किलोमीटर तक जा सकता है। धातुओं का सबसे ज़्यादा उपयोग बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में इत्यादि में किया जाता है। एक क्रियाकलाप दिया है कि एल्युमिनियम या कॉपर तार लीजिएगा, उसे ऐसे कीजिएगा, इस जो फिगर में दिया गया इस तरह से कुछ यहाँ से यहाँ तक फैलाइएगा और यहाँ पर लैंप जलाइए, मतलब कुछ गर्मी हीट दीजिए, किसी भी चीज़ से आग दीजिए। देखिए कुछ देर बाद देखेंगे आप वहाँ पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जब 100 डिग्री पार वहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा, या मतलब जो भी मेटल है उसका झेलने की क्षमता खत्म होने लगेगा, जितना झेलने की क्षमता है सॉलिड स्टेट का, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि धातु उष्मा का भी सुचालक होता है। और यहाँ पर ये भी मैंने बताया था कि धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं। आप एक बैटरी लीजिए और किसी भी मेटल का तार लेंगे, बैटरी से मेटल के तार से कनेक्ट करेंगे किसी भी बल्ब में या पंखे वंखे में, तो देखेंगे कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है। और ये धातुएं जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं। आपने देखा होगा स्कूल में कि घंटियाँ जो होती हैं क्यों आखिर में बनाई जाती हैं मेटल्स की, क्योंकि वे कठोर होती हैं और जो भी ठोस चीज़ों से कठोर वस्तुओं से टकराती है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक, सोनोरस, सोनोरस कहते हैं। ठीक है। आप शायद जानते होंगे कि धातुओं के कंपेयर में, तुलना में जो है अधातुओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे अधातु हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, इत्यादि ऐसे मतलब अधातुओं के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या होते हैं। ब्रोमीन ही एक ऐसी बस अधातु है जो द्रव में है, बाकी सब जो भी अधातुएं हैं क्या है, सब ठोस में मिलेंगी या तो गैस अवस्था में। ठीक है। और कुछ धातुओं की जैसा भी इनका गुणधर्म है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और आयोडीन अधातु होकर भी क्या है, एक चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु होकर भी उसका एक अपरूप है हीरा, तो कार्बन का ही अपरूप है हीरा, तो एक अधातु होकर भी वो क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगती है, ग्रेफाइट ब्लैक वो भी देखिए कठोर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, कठोर होता है और वो विद्युत का सुचालक है। और क्षारीय धातु जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि मतलब सब्जी काटने वाले चाकू से भी काट सकते हैं। और इनका घनत्व और गलनांक दोनों कम ही होता है। इनको क्या रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इनको बांटा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मतलब जो धातुएं होती हैं उनमें धातुओं के हर एक धातु में धातुओं के सारे गुण नहीं मिलेंगे, एक न एक गुण जरूर मिलेगा। जैसे आयोडीन में मिला था, चमकीला था, मरकरी जो है क्या है कि लिक्विड फॉर्म में पाया गया था, तो एक न एक, जैसे ग्रेफाइट हो गया वो था इलेक्ट्रिक का कंडक्टर था, तो ऐसे मतलब एक न एक जरूर उसमें जो भी है धातु वाला क्वालिटी पाया जाएगा, लेकिन पूरी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, पहला है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। वायु में दहन करने से क्या होगा, वो फ्लो होंगी, कम हो जाएंगी, उनकी मात्रा कम होगी। जैसे आप देखेंगे सुनार के घर गए हैं, देखेंगे सुनार के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो पुराना जो आभूषण होता है वो लेते हैं, उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो देखेंगे तो आपका जो भी चांदी का है, सोने का है, वो साफ होगा लेकिन कम हो जाता है, तो वो उड़ जाता है और क्या, वायु में दहन हो जाता है। लगभग सभी धातु जो भी हैं धातुएं वो ऑक्सीजन सक्रिय करके धात्विक ऑक्साइड ही देती हैं। जैसे देखिए कॉपर है, हम ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। सिल्वर है, सिल्वर ऑक्साइड देगा। जो भी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है। और जो क्या होती हैं धातुएं ऑक्साइड होती हैं सामान्यतः, वो सब उनकी प्रकृति क्या होती है, वो क्षारीय होती है, क्षार जैसी बिहेवियर होती है उनकी, क्षार जैसी बिहेवियर होती है, उनकी बिहेवियर क्षार जैसी होती है। बट एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होती हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड होती हैं। क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड को मिलाकर क्या बनाया जाता है, लवण बनाया जाता है और जल। ऐसे ये जो क्रिया कराने के बाद जो भी ऑक्साइड मिलता है उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब उसमें क्षारीय भी और अम्लीय भी था तो लवण बन गया, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं दोनों को मिला के। देखिए यहाँ पर धातु ऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, उसका इससे HCl अम्ल से कराए हैं तो क्या दिया है, लवण दिया है, HCl3 दिया और जल दिया है। वैसे ही क्षार से भी कराएंगे तो क्या देगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट दिया और जल दिया है। और अधिकांशतः जो भी धातु ऑक्साइड है वो जल में क्या होती हैं, अघुलनशील होती हैं। ठीक है।
लेकिन दो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है, यही दो ऑक्साइड जो है जल में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। देखिए यहाँ पर NaO2 जो सॉलिड फॉर्म में और क्या है, जल घुल के क्या बनाती है, क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे ये भी बनाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो ही धात्विक ऑक्साइड जो है जल में घुलनशील और सब नहीं है। आइए जानते हैं कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप दिया हुआ है, आइए इनका डेरिवेशन समझते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस और धात्विक ऑक्साइड देती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन के साथ किससे, जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और क्या बना, देखिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है, उसमें एनर्जी और हाइड्रोजन गैस देता है। सिमिलरली यहाँ पर सोडियम देखिए, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया और उष्मा रिलीज किया। सिमिलरली कैल्शियम भी है। और कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है, जो क्या है, जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती हैं। क्या होता है जब धातुएं हम लोग के साथ अभिक्रिया करती हैं, क्या हम लोग के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण देती है, तो फिक्स था, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करती हैं। देखिए क्षार भी है, क्षार भी करेगा तब भी वो भी लवण देता है। ठीक है, कह रहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तार की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। बोलिए किस पर लिख दें, चलिए हम मैग्नीशियम पर ही लिख दे रहे हैं, एक हम लिख दे रहे हैं, सब लिख लीजिए। देखिए क्या होगा, Mg सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिक्विड, HCl लिक्विड। अब रिएक्शन कराने पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MgCl और प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। समीकरण बराबर कर लीजिए, H2 गैस, MgCl आ जाएगा और H2 गैस, ऐसा ही उसका हो जाएगा Al का, यहाँ HCl से AlCl हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, और से जिंक का भी हो जाएगा GlCl, ZSC हो जाएगा, और ऐसे ही आयरन का भी हो जाएगा। ठीक है, HNO3 है, क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और यहाँ पर कुछ ये भी दिए गए हैं कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, यहाँ पर इनकी अभिक्रियाशीलता दी गई है, धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा कम किसकी है, Fe, फिर Z, फिर Al, फिर मैग्नीशियम। और क्या पता है आपको कि कापर जो है HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वो भी लिक्विड HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जो कि धातु है तब भी नहीं करता उनके साथ अभिक्रिया। एक्वा रेजिया रायल जल एक है कंपाउंड, जिसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, गोल्ड को और प्लेटिनम को गलाते हैं। ये सब बहुत कठोर होते हैं, इनको गलाने में सक्षम होता है, ये सबसे प्रबल संचारक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। आइए देखते हैं कैसे अभिक्रिया करती हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप पर थोड़ा नोटिस कीजिएगा। और देखिए धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कराने का मतलब यही है कि वो उसका लवण बन जाएगा और ये फिर से ब्रेक होकर ये धातु बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें दिया ये वाला दीजिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, मान लीजिए आप ले लीजिए फेरस, अभी आप पढ़े सबसे कम किसका होता है, यहाँ पर हो गया मान लीजिए फेरस क्लोराइड प्लस Mg मतलब मैग्नीशियम। अब देखिए इसकी अभिक्रियाशीलता इसके अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा रिएक्शन कराने पर MgCl, क्या मिलेगा, MgCl और प्लस फेरस मिलेगा। ठीक है, यही धातुओं से धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जो जिसका अभिक्रियाशीलता कम रहेगा वो ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन से, और दूसरे जिसका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा रहेगा वो ऐड हो जाएगा, इसका लवण बन जाएगा नेक्स्ट का, और वो धातु बन जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। यह एक ऐसी श्रेणी है जो कि धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखना ही, अवरोही क्रम में लिख के विस्थापन के प्रयोग के आधार पर जो श्रेणी होती विकसित होती है बनती है, उससे ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए इसमें सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, पोटेशियम, और सबसे कम गोल्ड है। ठीक है, ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप में आ सकता है, रिएक्शन कराने में सबसे ज़्यादा काम आएगा। यदि बोल देगा कि धातु और धातु लवणों के बीच अभिक्रिया कराइए और दे देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसका अधिक अभिक्रियाशीलता है, किसका कम है। जिसका कम रहेगा उसका लवण जो है रहेगा तभी अभिक्रिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सेम प्रोडक्ट दे देगा। धातुओं से अभिक्रिया कैसे होती है, कुछ तत्व दिए गए हैं और उनकी परमाणु संख्या दी गई है, और उनके किस इलेक्ट्रॉन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है वो भी दिया गया है। और इन तत्वों में से कुछ तो तत्व हैं, कुछ तो धातु हैं, कुछ तो अधातु हैं। ठीक है, और कुछ उत्कृष्ट गैसें भी हैं। रिएक्शन की पॉलिसी क्या होती है, इससे मान लीजिए सोडियम का कितना परमाणु संख्या होता है, 11 होता है, 2 8 1 11 हो गया। अब क्या हो गया, इधर जब वो ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन करता है किसी से, तो क्या करता है, सब क्या बनना चाहते हैं, पूर्ण कोष बनना चाहते हैं, तो पहले में 2 भरा जाता है, दूसरे में 8, ऐसे करके प्रोसेस बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर सोडियम में पहले कोष में 2 फिर 8, इसका पूर्ण कोष हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करता है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सिमिलरली देखिए इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के परमाणु संख्या क्या होता है, 17 होता है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी पूर्ण कोष होना चाहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से ऑब्जर्व करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन लेके रेडी हो जाता है और क्या करता है, अपना पूरा कोष फिलअप कर लेता है, पहले में 2 भर लेता है, दूसरे में 8 भर लेता है, दूसरे में 8 भर के अपना कोष पूरा कर लेता है। देखेंगे जो देता है डोनर जो होता है वो पॉजिटिव का सिंबल होता है, जो एक्सेप्टर होता है रिसीवर होता है वो रेडी होता है, तो Na+ का। अब इसमें ये जो है Na जो है एक इसको दे देगा अपना Na+ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Cl-। सेम इसी प्रकार से क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है, ये वैद्युत बल के द्वारा अभिक्रिया की गई है, मतलब क्या कहते हैं। ऐसे सिमिलरली ये भी है Mg, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ रहे हैं, उसमें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा था तो ये ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो 2 क्लोरीन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Mg2+ हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये क्या हो जाएगा Cl2- हो जाएगा। ठीक है, धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को
आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के अभी गुणधर्म पढ़ेंगे। कुछ आयनिक यौगिकों की गणना कर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको क्वेश्चन करने में मदद कर। अब धातु पढ़ चुके हैं। अब बताइए धातु की प्राप्ति कहाँ से, मिलता कहाँ से धातु? तो धातु मैक्सिमम धातु बनाया नहीं जाता। मैक्सिमम धातु पृथ्वी के अंदर से हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो कि हम खानों के माध्यम से उसे खनन की प्रोसेस से निकलवाते हैं, उसका फिर रिफाइनरी करवा के फिर अपने यूज़ में लेते हैं। सबसे कौन सी धातु कैसे पाई जाती है? देखिए क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कैसे पाए जाते हैं? ये सब धातुएं विद्युत अपघटन से। और जिंक, फेरस और लेड और क्या होता है, सॉरी पीबी प्लेटिनम, ये क्या होता है? ये सब धातुएं कार्बन के उपयोग के अपचयन से पाई जाती हैं। और सोना और चांदी अर्जेंटीनम और एजी और यही जो है प्राकृतिक अवस्था में परिस्थिति में, ये मतलब बस खनन से पाए जाते हैं, इन्हें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। वही जो मैंने बताया वही है अयस्कों का समृद्धीकरण, मतलब वही जो भी कच्चा माल निकलता है फिर वही रिफाइनरी वाला प्रोसेस ही अयस्क समृद्धीकरण है। अयस्क का समृद्धीकरण प्रोसेस जो है एक इस फिगर के द्वारा ड्रा किया गया है। देखिए अयस्क है, इसका सांद्रण है, फिर यहाँ पर उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, उसमें मध्य क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातु, सबका अलग अलग रिफाइनरी होता है। फिर गलित धातु का विद्युत अपघटन, फिर शुद्ध धातु मिल जाता है हमें। और फिर यहाँ पर मध्यम वाले में है कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, एक निस्तापन से पाया जाता है, एक भर्जन से। धातु ऑक्साइड मिलता है, फिर उसका अपचयन करते हैं, फिर धातु शोधन, फिर धातु मिल जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में। और निम्न वाले क्रियाशीलता में सल्फाइड अयस्क मिलता है, उसका भर्जन करते हैं और फिर धातु मिल जाता है हमें। ठीक है, जैसे सक्रियता श्रेणी के नीचे जो अभिक्रिया श्रेणी की कम होती है, उनकी जो श्रेणी में आते हैं कुछ धातु, जैसे हो गई मरकरी हो गई, कॉपर हो गया, तो उनका जो है निष्कर्षण दिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें वो मेटल मिल जाता है और क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। ऐसे ये भी है, नीचे वाला भी। इसमें एक शब्द है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होता है? जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिस भी अभिक्रिया में कंपाउंड जो है ऑक्सीजन गेन करता है, वो ऑक्सीकरण मतलब रिसीव करता है, ग्रहण करता है मतलब कि ऑक्सीकरण वह कारक है जिसमें अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है। वह प्रक्रम अभिक्रिया का ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी या वृद्धि होती है, उसमें उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और ये दोनों जो पढ़ेगा आगे इंटर में पढ़ेंगे आप लोग, जो ये दोनों प्रोसेस जिस अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा किसी भी लोहे को गर्म करके ही जुड़ते हैं, जैसे रेल की पटरियों को कभी ना कभी देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो कहीं किसी विश्वकर्मा के यहाँ गए होंगे तो वहाँ पर लोहे को जोड़ते हैं तो गर्म करके जुड़ते हैं। इस जो गर्म करते हैं उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रोसेस है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण ये भी एक धातु को प्यूरिफाई करने का एक मतलब शुद्ध करने का एक यहाँ प्रक्रम है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम जो भी धातु है उसमें क्या करते हैं, उसे वैद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा शुद्ध करते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी धातुओं में, अनेक धातुओं में परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, शुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लौह विलयन का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। विद्युत अपघट से जब धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाते हैं। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, तब अविलय अशुद्धियाँ एनोड पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब आ गया संचारण। संचारण क्या होता है? कोई भी धातु है, देखिए हवा या नमी के संपर्क में जब आता है तो देखेंगे उसका रूप, रंग और अवस्था सब चेंज होता चला जाता है। तो संचारित कैसे होता है? अपने रियल स्टेट में ही रहता है, मतलब अपने वास्तविक अवस्था में रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत अवस्था चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत, न के बराबर ही समझिए। जैसे मान लीजिए लोहा ले लेंगे, यदि उसे नमी और वायु के संपर्क में लाएंगे देखेंगे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो कुछ दिन में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। संचार एल्यूमिनियम का वार ले लेंगे तो उस पर देखेंगे वायु नमी में नमी पड़ेगा, वायु पड़ेगा तो उसमें देखेंगे सफ़ेद पड़ जाते हैं। सिल्वर की वस्तुएं ले लेंगे तो उस पर काली जैसी पड़ जाएंगी। पीतल में जब थोड़ा पुराना हो जाता है, उसमें हवा और शीत लग जाता है तो उसमें देखेंगे तो थोड़ा हरा लेयर पड़ जाता है, परत पड़ जाता है। ये धीरे धीरे संचारित उसे साफ करेंगे तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे संचारित हो जाता है, मतलब खत्म, नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट होता है, यही संचारण है। नेक्स्ट इसमें संचारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो पेंट लगा कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु जो भी वस्तु है पेंट लायक है तो पेंट लगाकर उसका सुरक्षा कर सकते हैं, संचारित होने से बचा सकते हैं। तेल लगाकर कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर कर सकते हैं, यशदे लेपन कर सकते हैं, क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं, एनोडीकरण मतलब वही विद्युत अपघटन कर सकते हैं, और मिश्र धातु और धातु में मिला सकते हैं, जिससे कि उसमें संचारण कम हो जाए यदि ना हो। ठीक है, लोहे का जो सामान होता है, इस्पात मतलब सामान को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें यशदे लेपन करते हैं। क्या आपको पता है कि जस्टिस का लेपन होता है यशदे लेपन में, तो उससे वस्तु कैसे सुरक्षित रहती है? उसमें क्या रहता है कि ये मिश्र धातु का एक प्रकार से काम करता है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा संचारण से सुरक्षित रखता है। टॉपिक है मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अब आया एक टॉपिक इसमें समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो एक बार मिश्रित करने पर दोबारा उसे पृथक न किया जा सके, वो कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें मिक्स करें तो मिक्स हो जाए, पता ना चले कि मतलब ये मिक्स है इसमें। जैसे हो गया पानी चीनी हो गया, नमक चीनी हो गया, नमक पानी हो गया, नमक पानी चीनी तीनों हो गया। और विसमांगी मिश्रण में क्या होगा? जैसे लकड़ी का बुरादा बालू, मिट्टी बालू, ऐसे ये विसमांगी मिश्रण हो गए। क्या आपको पता है कि आप शुद्ध सोने का गहना नहीं पहनते आभूषण, क्योंकि शुद्ध 24 कैरेट सोने को कभी भी आभूषण बनाने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि यह बहुत ही नर्म होता है, पतला होता है, बहुत ही मतलब स्मूथ टाइप होता है, ऐसे इतना इसे मतलब रबर टाइप कह सकते हैं, इस टाइप का होता है। इसलिए इसमें कुछ अलग से 2% जो है उसका 2 भाग जो होता है, 2 कैरेट
तांबा मिलाते हैं या तो चांदी मिलाया जाता है। तांबा ज़्यादा मिलाया जाता है, चांदी कम मिलाया जाता है। मिला करके 22 कैरेट पे गोल्ड बनाया जाता है आभूषण। ठीक है, एक टॉपिक और है अमलगम। 1 नंबर क्वेश्चन है, अमलगम किसे कहते हैं? आ जाएगा तो यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम ही कहते हैं। संचालन से सुरक्षा का एक एकदम आसान सा बढ़िया उदाहरण है दिल्ली का स्थित लौह स्तंभ। यह एक मिश्र धातुओं से मिलकर बना है। यह एक मिश्र धातुओं से मिलकर बना है, जो कि लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा है। 1600 वर्ष पुराना है और इसका वजन 6000 किलो है, जो टन में 6 टन है। यह 8 मीटर ऊंचा है और दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में स्थित है, कुतुब के नियर अबाउट है। अब तक आपने चैप्टर में सीखा कि तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो मैंने बताया था, धातु तन्य होते हैं मतलब तन्यता का गुण होता है उनमें। आघात वर्धे होते हैं मतलब उन्हें चादर की तरह बनाया जा सकता है। वे क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। उष्मा तथा विद्युत के सुचालक भी होते हैं, उनमें सुगमता से इनका प्रवाह किया जा सकता है। पारद के अलावा सभी धातुएं, पारद धातु के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारद द्रव में होता है। पारद मतलब क्या होता है? पारा, पारा मतलब Hg, मर्क्यूरी को पारद कहते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी मैंने बताया। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये भी बताया था। एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़ करके, क्योंकि ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, ये भी मैंने बताया था। निम्नलिखित में हमने ये सब बताया था। क्रियाशीलता वाला भी बताया था, ये भी बताया था। प्रकृति में जो धातु होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, यौगिक रूप में पाई जाते हैं, ये भी बताया था। अयस्क निष्कर्षण भी बताया, परिष्करण भी बताया, मतलब प्यूरिफिकेशन भी बताया, निकाला कैसे जाता है। धातु कर्म किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं में एक धातु है, धातु समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब मैंने बताया। ऑक्सीडेशन बताया, ऑक्सीकरण बताया, अपचयन बताया, उपचयन बताया। लंबे समय से ये संचार से सुरक्षा के लिए भी बताया और संचार का भी बताया। ठीक है, उदाहरण भी दिया। टॉपिक में मैंने ये भी बताया कि कुछ अधातुएं जो भी हैं वे धातुओं की तरह बिहेव करती हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, विद्युत का सुचालक है। और भी बहुत से धातुएं, जैसे हीरा हो गया, विद्युत कठोर है धातु की तरह, etc एक्सेट्रा। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। बोला निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है AgNO3। जब भी AgNO3 को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AgCl प्लस HNO3 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें से विस्थापित हो गया इसमें, इसका विस्थापित हो गया इसमें। इसे ही कहते हैं युगल विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डी विल बी द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ग्रीस लगाकर। अब पेन है भाई, तो पेन में तो दिन भर ग्रीस लगाएंगे नहीं। पेंट है, पेंट लगाकर, पेंट लगाएंगे तो भद्दा लगेगा। जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाते हैं, पेंट छूट जाएगा, हमेशा यूज में आता है। उपयुक्त सभी तो ये नहीं होगा, जिंक की परत चढ़ाकर। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यदि यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? क्या कहने का मतलब है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ तो उच्च गलनांक वाला क्या कह रहा है? उच्च यौगिक निर्मित, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करेगा ऑक्सीजन धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। बोला खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या होता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, क्या मतलब कि जो टीन होता है और जिंक, कंपेरिजन टू जिंक जो होता है, टीन जो होता है बहुत स्लो मतलब क्रिया करता है, बहुत धीरे धीरे। खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया बहुत धीमे करेगी, बहुत धीमे ना के बराबर। और जिंक जो है बहुत जल्दी करके और खाने योग्य जो रहेगा पदार्थ खराब हो जाएगा, वो उसका जहरीला हो जाए तो नुकसानदायक हो जाएगा। तो क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग करके आप धातु और अधातुओं को क्या करिए? अलग अलग करिए। यही कहने का मतलब। देखिए हमको हथौड़ा मिला तो हम पीट कर उसका तन्यता चेक कर, आघात वर्धनीयता की चादर बना के चेक करेंगे। बैटरी मिली है तो उसको वायर से जोड़ करके बैटरी और बल्ब के साथ देखेंगे कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। फिर उसको वायर की तरह यूज करेंगे, तानेंगे। यदि ये सब गुण है उसमें तो धातु है, अदरवाइज एक गुण मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो क्या है? वो अधातु है। सेम चीज नीचे भी है, अरे छोड़ के ओकुलोना, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं एक दूसरे से क्रिया जब करते हैं तो वही उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, सेवन की दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, अर्थात दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो मैंने पीछे बताया हुआ है, पीछे की क्लास में। आप वीडियो को पूरा देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर देखिएगा, जहाँ जहाँ समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8 भी कराया गया है और पीछे होगा 9th भी, और ये सब भी है। जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मेरे कह दीजिएगा आप कि हमको नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर इतना, लेसन नंबर इतने का। सारे क्वेश्चन मैंने पीछे समझा दिए हैं। सोडियम पोटेशियम, ये निष्कर्षण उत्कर्षण वाला भी था हमारे। इमली, ये रस से साफ करते हैं, अवश्य देखा होगा। खट्टी पदार्थ बर्तन साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? क्योंकि क्या होता है? धातु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं वही लोग, और चीज़ें साफ होता है, जो संक्षारित होते हैं क्लीन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वही साफ करता है। ठीक है, उसमें खट्टे फलों से लोहे अभिक्रिया करके क्या होते हैं? लोहे सॉरी धातुएं जो है अभिक्रिया करके उड़ती हैं, तो जो खराब होता है मतलब गंदा होता है वो भी धातु के साथ उड़ जाता है। गंदगी जो होती है, गंदगी के साथ थोड़ा बहुत मात्रा में धातु ही उड़ जाती है और बची धातु क्लीन दिखने को मिलती है। और इसमें है वही तांबा वांबा टैंक में वही, मतलब कैसे सुरक्षा रखा जाए, जो भी ना है ये बताइएगा। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।